सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था, जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे उसका नाम था राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में दो पहले की जो क्लासें हैं उसमें चर्चा की थी, और उस दो दो क्लासों में जितने अपन ने चर्चा की थी उन दोनों क्लासों से दो क्वेश्चन अभी 5 तारीख को स्टेनोग्राफर की एग्जाम लगी थी। उस एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन उन दोनों क्लासों से ऐसे कैसे छपे थे। प्रथम चरण है उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है। इसके अलावा जो चौथा चरण था उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की जाती है। इस प्रकार से अलग अलग दो क्वेश्चन अपनी दोनों क्लासों से स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछे गए थे। एकीकरण ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है। 4 चरणों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे आगे के जो 3 चरण है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था, राजस्थान को विलय किया था भारत एक संघ के अंदर और राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसमें से 4 चरणों के बारे में लास्ट की क्लास में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब इस क्लास के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे जो आगे के 3 चरण है उनके बारे में। तो यहां पर देखो, सबसे पहले पहले वाले जो चरण है कौन कौन से चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। आज अपन 5वें चरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो 5वां चरण है एकीकरण का उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन 4 चरणों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। एकीकरण का पहला चरण कब हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, मुख्य जो उद्घाटनकर्ता कौन था, राजधानी कहां रखी गई थी, किसने उद्घाटन किया था, पूरी डिटेल है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। और चारों चरणों से दो क्वेश्चन जो पहले ही एग्जाम लगी है 5 तारीख की उसमें छप गए ऐसे कैसे। आज अपन 5वां चरण है, छठा चरण है और 7वां चरण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां देखो, प्रथम चरण है ये कब हुआ था, 18 मार्च 1948। दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948। तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948। इसके बाद में देखो चौथा चरण है, ये चौथा चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949। ये एकीकरण के 4 चरण थे, इन चारों के बारे में चर्चा कर ली थी। प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। दूसरा चरण था, इसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण था, इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम रखा गया था वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। इस प्रकार से ये 4 चरण हुए थे। चारों चरणों के अलग अलग नाम है, कब हुए थे डेट पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, वृहद राजस्थान 4 बड़ी बड़ी लूठी रियासतें इसमें शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बड़ी रियासतों को शामिल किया। बड़े को अपन बोलते हैं वृहद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर, तो यहां पर इसको वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान के नाम से जानते हैं। ये 4 चरण थे, इन चारों के बारे में पहले की क्लासों में अपन ने चर्चा कर ली। आज की क्लास में अपन एकीकरण के 5वें चरण की चर्चा करेंगे, पंचम चरण, एकीकरण का पंचम चरण। और ये जो पंचम चरण है, 5वां चरण है, ये 5वां चरण होता है 15 मई 1949 ईस्वी को। इस 5वें चरण का नाम रखा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। ये जो संयुक्त वृहद राजस्थान 2 चरण हुए थे, यहां पर इस चरण का नाम इन दोनों के नाम से रखा जाता है, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। ये एकीकरण के 5वें चरण का नाम रखा जाता है। इसके बाद में देखो, अब इसमें विलय किसको किया जाता है। एकीकरण के 5वें चरण में किस रियासत को इसमें विलय किया जाता है, ये एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। यहां पर देखो, मुख्य रूप से किसी रियासत का विलय नहीं किया गया था। यहां पर पहले एकीकरण के जितने भी चरण हुए थे उन चरणों को लाकर यहां विलय किया गया था। इस 5वें चरण में पहला चरण हो गया मत्स्य संघ, बनाने के बाद में उसको एक प्रकार से
उसका प्रधानमंत्री बनाकर उसको छोड़ दिया। लेकिन मत्स्य जो संघ है उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें शामिल थी, और वो सभी रियासतें उत्तर प्रदेश के नजदीक होने के कारण वहां के लोगों का मानस उत्तर प्रदेश में जाने का हो गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें एकीकरण के पहले चरण में मत्स्य संघ में शामिल की गई थी। इस मत्स्य संघ के अंदर ये 4 रियासतें शामिल की थी। संघ बनाने के बाद में ये रियासतें ऐसे ही छोड़ दी थी। यहां पर इस 5वें चरण में लाकर इस मत्स्य संघ को इस 5वें चरण में मिलाया जाता है, 5वें चरण में लाकर इसको विलय किया जाता है। लेकिन यहां के लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया कि हम राजस्थान में शामिल नहीं होंगे, हम तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे। भाषा के आधार पर जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें हैं ये उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी, क्योंकि वहां के एरिया में ब्रज भाषा बोलते हैं। जो भगवान कृष्ण की नगरी के आसपास के लोग हैं ब्रज भाषा वहां पर प्रयोग में लेते हैं। यहां पर भी इन जिलों के अंदर, इन रियासतों के अंदर भी ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो ये भाषा के आधार पर यहां के लोग उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे। फिर क्या किया जाता है, यहां पर बड़ा जब लफड़ा होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी के आधार पर लाकर फिर इनको इस 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान है इसके अंदर लाकर शामिल किया जाता है। समिति का नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कौन सी समिति की सिफारिश से किया गया, तो समिति का नाम था शंकर देवराय समिति, जिसके 2 सदस्य थे, R.K. सिंघवी और प्रभु दयाल। दोनों बंदे जाते हैं वहां के लोगों को मनाते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य बनेगा, यहां आ जाओ, राजस्थान में छोटा ही राज्य बनेगा। वो क्या करते हैं, वहां के लोगों को समझाते हैं, और समझाकर फिर वो कमेटी थी वो क्या करती है, इनको अपने राजस्थान के अंदर शामिल करती है, राजस्थान के अंदर विलय करती है। तो यहां पर देखो इसके अंदर कौन कौन सी रियासत को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से इसके अंदर देखो एक तो मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है, मत्स्य संघ। इसके अलावा एक जो ये वृहद राजस्थान है इसको यहां पर शामिल किया जाता है। जो पहले चरण था, चौथा चरण, उसको इसमें शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से पहले वाले जो 2 चरण थे उनको लाकर यहां पर इस 5वें चरण में शामिल कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी इसमें रियासत का विलय नहीं किया जाता। इसके बाद में देखो यहां पर किस समिति की सिफारिश से इस मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया जाता है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं। समिति का नाम है शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति। इस समिति की सिफारिश से यहां पर इसको राजस्थान में विलय किया जाता है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। इसके बाद में देखो ये जो शंकर देवराय समिति है इसके सदस्य भी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। इसके सदस्य इस समिति के जो सदस्य हैं इसके 2 सदस्य हैं मुख्य रूप से, R.K. सिंघवी, इसका दूसरा सदस्य है प्रभु दयाल। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, यहां के लोगों को समझाते हैं और समझाकर फिर राजस्थान में इसका विलय करते हैं। इसके बाद में देखो आवाज क्लियर आ रही है सभी के पास में। आवाज चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर ये एकीकरण का 5वां चरण होता है।
इसमें देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री, राजधानी वही रहेगी, इसमें कोई उद्घाटनकर्ता नहीं था। एकीकरण के जो शुरू के 4 चरण है उसमें आपको उद्घाटनकर्ता याद रखना है, उसमें आपको राज प्रमुख याद रखना है, उसमें आपको उपराज प्रमुख याद रखना है, उसमें आपको प्रधानमंत्री याद रखना है। सभी चीजें वो आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद रखनी है जो पहले मैंने आपको पढ़ा दी। एकीकरण के 5वें, 6वें और 7वें चरण है। इनके अंदर एक ही राज प्रमुख रहता है, एक ही इनका मुख्यमंत्री रहता है। इन 3 चरणों के जो लास्ट के 3 चरण है इसका उद्घाटन किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था। रितु यादव पूछ रही है बेटा आउवा का युद्ध कब हुआ था? आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 के अंदर। अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स युद्ध करने के लिए आता है कुशाल सिंह चंपावत से, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत 1-2 दिन तक युद्ध में डटा रहता है। उसके बाद में अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को आउवा का किला सौंपकर फिर वो क्या करता है, दक्षिणी राजस्थान में चला जाता है। आउवा के युद्ध में 20 जनवरी 1858 के अंदर युद्ध शुरू होता है और 24 जनवरी को युद्ध समाप्त होता है। 4-5 दिन तक युद्ध चलता रहता है और उस युद्ध के अंदर जीत होती है कर्नल होम्स की, अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स की। आउवा के किले पर वो अधिकार कर लेता है। वहां से सुगाली माता की मूर्ति उठाकर लेकर आ जाता है, जिसको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 10 सिर और 54 हाथ थे उस माता जी के। फिर वो अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में उसको रख देता है लाकर। कालांतर में वो मूर्ति जो सुगाली माता की मूर्ति है वागड़ संग्रहालय है पाली के अंदर, उसमें रखी हुई है। ठीक है, इससे पहले वहां पर पाली के अंदर 2 युद्ध और हुए थे, चेलावास का युद्ध, इसके अलावा बिथोड़ा का युद्ध। पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, उसके बाद में 18 सितंबर 1857 को दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसको गोरा कालों का युद्ध भी कहा जाता है। बेटा क्रांति के अंदर मैंने पूरा विवरण उसमें पढ़ा रखा है, पहले की जो क्रांति की क्लासें हैं उसमें पूरा विवरण देख लेना। दूसरा चेलावास का युद्ध हुआ था, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन मारा गया था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। सैनिक मारकर उसको डांस करते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैक मैसन न मारकर अव्वा माथे टांकियो। इस प्रकार से डांस करते हैं अंग्रेज अधिकारी को मारकर। पूरा विवरण पहले मैंने आपको क्रांति के अंदर पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर पंचम चरण, ये 4 रियासतें थी एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल, इनको लाकर यहां पर 5वें चरण में शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखो प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और राजधानी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जोमनेर के थे। राज प्रमुख मान सिंह को बनाया जाता है। मान सिंह जयपुर के राजा थे, राजधानी जयपुर को रखी जाती है। जब चौथे चरण में जयपुर को शामिल कर लिया जाता है तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। अलग अलग विभाग, कौन सा विभाग कहां पर दिया गया था, इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा रखा है। इसके बाद में देखो यहां पर ये एकीकरण का 5वां चरण होता है। इसमें आपको याद रखना है एक तो शंकर देवराय समिति, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसके सदस्य कौन थे यह भी आपको याद रखना है। और इस समिति की सिफारिश से इसमें किसको शामिल किया जाता है यह भी आपको याद रखना है, मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, भाषा के आधार पर धौलपुर और भरतपुर के लोग उत्तर प्रदेश में जाने की इच्छा रखते थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ब्रज भाषा थी उनकी। ब्रज भाषा के आधार पर धौलपुर भरतपुर के लोग उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासत के लोग भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, तो धौलपुर और भरतपुर रियासत के लोग भाषा के आधार पर भगवान कृष्ण की नगरी की जो भाषा है ब्रज भाषा, उसके आधार पर वो उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे।
लेकिन शंकर देवराय समिति क्या करती है, ये आर के सिंघवी है और प्रभु दयाल है, ये क्या करते हैं, उनको मनाते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं, कैसे भी करते हैं, उनको राजस्थान एक संघ के अंदर शामिल करते हैं। ये जो समिति थी इसका महत्वपूर्ण योगदान था मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल करने का। एग्जाम के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ये पूछा था कि मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर विलय कौन से चरण में किया था, तो राजस्थान के अंदर 5वें चरण में शामिल किया था। बार बार एग्जाम में पूछते हैं किस समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है, तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश से राजस्थान को इस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एकीकरण का छठवां चरण, छठा चरण, एकीकरण का छठवां चरण। ठीक है, एकीकरण का छठवां चरण कब होता है, डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एकीकरण का छठवां चरण होता है। इसके बाद में देखो एकीकरण का जो छठवां चरण है इसका नाम क्या रखा जाता है, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां पर एकीकरण के छठवें चरण का नाम रखा जाता है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। अब देखो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन भारत के संविधान को लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण था 1930 के अंदर, 1930 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। जो लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर अधिवेशन हुआ था, देश आजाद होने से पहले वहां पर घोषणा कर दी गई थी कि अपना देश आजाद हो या नहीं हो, अपन सब लोग 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाएंगे और जहां भी सरकारी दफ्तर है उनके ऊपर जो अपना तिरंगा झंडा है वो लहरा देंगे, जगह जगह पर सरकारी जितने भी दफ्तर है उनके ऊपर तिरंगा झंडा लहरा देंगे। तो वो जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस जगह जगह मीटिंग करती थी, अपनी पार्टी की मीटिंग करती थी, उन्हीं को बोलते हैं अधिवेशन। तो वहां पर उस अधिवेशन में बात रखी गई थी 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस घोषित कर देंगे और 26 जनवरी को सरकारी दफ्तरों के ऊपर तिरंगा झंडा पहना देंगे। उसी ऐलान के बाद में चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा पहनाया जाता है। चंदनमल बहड़ ने सबसे पहले तिरंगा झंडा पहनाया था राजस्थान के अंदर, अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार भी करवा दिया था। इस 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू होता है, इसके पीछे का कारण वही है जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, उस समय 26 जनवरी को घोषणा की थी, नहीं तो संविधान बनकर 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 49 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसको इतना लंबा खींचने का कारण यही है। अब जब संविधान लागू हो गया तो संविधान के अंदर धाराएं हैं, संविधान में अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, उनके आधार पर संविधान के आधार पर अपना देश चलेगा। तो संविधान में किसी भी राज्य में अलग प्रधानमंत्री हो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। यहां पर एकीकरण के पहले जितने भी चरण थे उनमें प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अब जब संविधान लागू होने के बाद भी यदि किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री बना दे तो फिर संविधान का मतलब क्या हुआ। तो यहां क्या किया जाता है, संविधान जब लागू होता है तो जो प्रधानमंत्री का पद था उस प्रधानमंत्री के पद के जो नाम है उसको चेंज किया जाता है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री नाम रखा जाता है। प्रधानमंत्री से पहले था हीरालाल शास्त्री। इस छठवें चरण में जब संविधान लागू हो गया तो उसी हीरालाल शास्त्री का जो पद का नाम है प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके मुख्यमंत्री रखा गया और उसको, उस हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, संविधान लागू हो जाता है और राजस्थान का प्रथम सीएम बनाते हैं, मनोनीत सीएम बनाते हैं हीरालाल शास्त्री को। इस छठवें चरण के अंदर इस राजस्थान संघ के अंदर किस रियासत को शामिल किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछते हैं। इस छठवें चरण में राजस्थान संघ के अंदर सिरोही रियासत को शामिल किया जाता है, अबू दिलवाड़ा को छोड़कर, जो अपने राजस्थान का दर्शनीय स्थल है उसको छोड़कर संपूर्ण सिरोही को इसमें शामिल किया जाता है। यहां देखो, यहां पर राजस्थान के मैप को इस प्रकार से काट दिया जाता है, इस जगह पर है अबू दिलवाड़ा,
जहां पर माउंट आबू है, दर्शनीय स्थल है राजस्थान का, ठीक है। दिलवाड़ा के मंदिर है, जैन मंदिर है, दर्शनीय स्थल है। इनको यहां से राजस्थान से काटकर गुजरात में मुंबई प्रांत के अंदर मिला दिया जाता है, और बाकी जो सिरोही रियासत थी इस तरफ, इस सिरोही रियासत को एकीकरण के इस 6वें चरण में शामिल कर दिया जाता है, संपूर्ण सिरोही को, ठीक है। तो अब्बू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को इसमें शामिल किया जाता है। संपूर्ण सिरोही को शामिल किया गया, ठीक है। तो यहां पर इस अबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया और संपूर्ण सिरोही रियासत है उसको यहां पर शामिल कर लिया गया। क्यों कर लिया? क्योंकि एकीकरण करने वाला जो बंदा था उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो दर्शनीय स्थल है इसको अपने गुजरात प्रांत के अंदर शामिल कर लेता है, ताकि यहां से जितनी भी इनकम वगैरह आएगी वो गुजरात सरकार के पास में जाएगी, फायदा गुजरात सरकार को होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, इस अबू दिलवाड़ा को अपने प्रांत में शामिल कर देते हैं। लेकिन यहां के लोग, इस अबू दिलवाड़ा के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम गुजरात में जाएं। यहां के लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, वहां पर हड़ताल करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लग जाते हैं। और यहां के लोग जब आंदोलन शुरू करते हैं, फिर जाकर क्या करते हैं, इस अबू दिलवाड़ा को, इससे जो अगला चरण होता है उसके अंदर इस अबू दिलवाड़ा को भी वापस राजस्थान के अंदर विलय कर दिया जाता है। तो एकमात्र रियासत है राजस्थान की जिसका 2 चरणों में विलय होता है, और राजस्थान की वह रियासत है सिरोही रियासत, ठीक है। इसके बाद में देखो इसी चरण के अंदर पीएम का नाम बदलकर सीएम रखा गया, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रखा गया। फिर देखो यहां पर राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है उसका नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत सीएम बनाया जाता है। फिर देखो ये एकीकरण का 6वां चरण कंप्लीट है, इसके बाद में एकीकरण का 7वां चरण होता है। लेकिन एकीकरण के जो 6वां चरण है इस 6वें चरण के अंदर सिरोही रियासत का पार्ट गुजरात प्रांत में मिलाया जाता है। तो उसका जब विरोध होता है तब यहां पर क्या किया जाता है, फिर 7वें चरण में एकीकरण के 7वें चरण के अंदर, इस एकीकरण के 7वें चरण के अंदर अबू दिलवाड़ा को भी वापस राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। 7वां चरण, एकीकरण का यह 7वां चरण है, ठीक है। एकीकरण का 7वां चरण कब होता है यह आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को यहां पर एकीकरण का 7वां चरण होता है। और इस एकीकरण के 7वें चरण का नाम क्या रखा जाता है, इसका नाम रखा जाता है नवीन राजस्थान, नवीन ओब्लिक वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, ये इसका नाम रखा जाता है। इसके बाद में देखो इसके अंदर किस किस क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है, जो अबू दिलवाड़ा जिसको गुजरात प्रांत में शामिल कर लिया था वहां के लोग आंदोलन करते हैं और महात्मा गांधी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी 30 जनवरी। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में
अंतरिम सरकार के वो प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास में जाते हैं, यहाँ के लोग जाकर उनको बोलते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं कि हम गुजरात प्रांत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सरदार पटेल साहब हमको जबरदस्ती उसमें शामिल करना चाहते हैं। और जब उनकी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में पहुंचते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि इस क्षेत्र को वापस राजस्थान में विलय कर दो। तो यहां पर क्या किया जाता है, आबू दिलवाड़ा को इसमें शामिल किया जाता है। आबू दिलवाड़ा शामिल रियासतें, आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस, यहां पर देखो एक क्षेत्र अपना मध्य प्रदेश को दिया जाता है और एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र अपने यहां पर मिलाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो एक क्षेत्र अपने यहां पर मिलाया जाता है उसका नाम है सुनेल टप्पा। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा, ये मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा अपने यहां पर मिलाया जाता है। लेकिन जब मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र अपने यहां पर मिला लिया जाता है, मध्य प्रदेश के लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे, हमारा क्षेत्र, हमारी जमीन राजस्थान के लोग कैसे ले जा सकते हैं। तो वहां के लोग विरोध करते हैं। तो फिर उनके विरोध को खत्म करने के लिए अपने राजस्थान का एक क्षेत्र मध्य प्रदेश वालों को दे दिया जाता है। तो झालावाड़ का एक सिरोंज क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश को दिया जाता है। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। वह मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, ये एकीकरण का 7वां चरण है। अब देखो यहां पर जब 7वां चरण हुआ एकीकरण का, उस समय मुख्यमंत्री बना दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया को, राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया जी को। राजस्थान का मुख्यमंत्री इसको बनाया जाता है, और जो राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया जाता है। उसको समाप्त करके यहां पर एक नया पद सृजित किया जाता है, और नया पद बनाया जाता है राज्यपाल। ठीक है, तो जो राज प्रमुख का पद है उसको समाप्त करके एक नया पद क्रिएट किया जाता है। उस नए पद का नाम है राज्यपाल। राज्यपाल का पद यहां पर क्रिएट किया जाता है। तो यहां पर 7वें संविधान के अंदर ये राज्यपाल का पद नहीं था, लेकिन यहां पर संशोधन किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन करके उसमें नया पद लगाया जाता है राज्यपाल का। 7वें संविधान संशोधन
1956 से राष्ट्र प्रमुख पद समाप्त किया गया व राज्यपाल पद का सृजन किया गया। नया पद यहां पर क्रिएट किया गया राज्यपाल का, और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह को। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछते हैं कि किस संविधान संशोधन से राजस्थान के अंदर राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद सृजन किया गया। तो यहां पर 7वें संविधान संशोधन 56 में राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। इसके बाद में देखो, जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं को पेंशन दी जाती थी। अलग अलग राजा महाराजा को अलग अलग पेंशन दी जाती थी। किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख महीने की पेंशन दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने संघ में शामिल किया था। उस समय पहले सरदार पटेल ने उनसे वादा किया था। अब जो पेंशन है वो चलती रही, लेकिन 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस समय यहां पर क्या करते हैं, राजा महाराजाओं की जो पेंशन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रीविपर्स था राजा महाराजाओं का, उनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन से संविधान के अंदर राजा महाराजाओं की पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई थी, उसका नाम है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1971 में राजाओं की प्रीविपर्स खत्म की गई। पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई। पेंशन की जो व्यवस्था है इसको यहां पर समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद में देखो, यहां पर ये राजस्थान का एकीकरण है। ये एकीकरण कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान का निर्माण होता है। और यहां पर राजस्थान में जब राजस्थान का निर्माण होता है, एकीकरण पूरा होता है, उस समय राजस्थान के अंदर 25 जिले थे। 26वां जिला 1 नवंबर 56 को अजमेर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश 7वें चरण में इसको शामिल करते हैं। अबू दिलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल करते हैं और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया जाता है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, राजस्थान की ऐसी रियासत जिसका 2 चरणों में विलय हुआ वो रियासत है सिरोही रियासत। राजस्थान की सिरोही रियासत का दो चरणों में विलय किया गया। दो चरणों में विलय किया गया। ठीक है, तो यहां पर यह एकीकरण समाप्त होता है। एकीकरण समाप्त होने के साथ साथ जो जिले बने थे उनके नाम भी लिख लो आप, कौन सा जिला कब बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान का 26वां जिला बनता है अजमेर। राजस्थान का जो 26वां जिला बनता है 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला बनता है अजमेर। 26वां जिला अजमेर बनता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और 27वां जिला बनता है धौलपुर। 27वां जिला बनता है 12 जुलाई 1982 को। राजस्थान का 27वां जिला
धौलपुर। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को राजस्थान का 27वां जिला बनता है। इसके बाद में राजस्थान का 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला ये बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का 28, 29 और 30। इनको देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है BDR, 12, दौसा, राजसमंद। इस प्रकार से 3 जिले एक साथ बनते हैं और ये बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। दस अप्रैल 1991 को ये 3 जिले एक साथ बनते हैं। इसके बाद में देखो अगला जो जिला बनता है वो जिला है हनुमानगढ़, 31वें नंबर का जिला, 31वां हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला बनता है 19 जुलाई 1994 को। 19 जुलाई 1994 को यह जिला बनता है। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का 32वां जिला बनता है करौली। राजस्थान का 32वां जिला करौली। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। राजस्थान का जो 32वां जिला है करौली ये बनता है 15 अप्रैल 1997 को। 15 अप्रैल 1997 को। राजस्थान का 33वां जिला बनता है 26 जनवरी 2008। इसको बनाने वाली समिति थी परिमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी, इस कमेटी की सिफारिश से यह जिला बनता है। इसके बाद में 2023 के अंदर जिले बनते हैं। राजस्थान के अंदर 50 जिले हो जाते हैं, 17 नए जिले बन जाते हैं। ठीक है। 2 जिलों का पुनर्गठन हो जाता है। तो यहां पर ये 33 जिले हैं, वर्तमान में 50 जिले हैं। ठीक है। और 50 जिले बनते हैं 2023 के अंदर। और जिस कमेटी की सिफारिश से बनते हैं उस कमेटी का नाम है राम लुभाया समिति। ठीक है। उसकी सिफारिश से नए जिले बनते हैं। तो यहां पर ये 26 से 33 तक जिले हैं, इनको आप याद रख लेना। बाकी जो नए जिले हैं उनको मैंने अलग से पढ़ा रखा है के ऊपर, कौन सा जिला कब बना था। ये राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट है। इसके अलावा देखो कुछ जो महापुरुष है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर भारत का गांधी एक गांधी जी था, गुजरात से था, लेकिन राजस्थान का गांधी पूछ लेते हैं। भारत का नेहरू एक नेहरू जी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का नेहरू पूछ लेते हैं। तो ये पूछ लेते हैं महापुरुषों के नाम, कौन से महापुरुष को राजस्थान में क्या कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू। ठीक है। वागड़ का गांधी। इसके अलावा शेखावाटी का गांधी। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है। यहां पर शेखावाटी की जगह चिड़ावा पूछते हैं, चिड़ावा का गांधी। और ये सबसे पहली बार पूछा गया था वीडियो के पेपर के अंदर 2015 के अंदर कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। चिड़ावा के पेड़े फेमस है वैसे। ठीक है। सीमांत गांधी, आधुनिक गांधी, सीमांत गांधी, राजस्थान का आधुनिक गांधी।
ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। इसी के मेहनत से अबू दिलवाड़ा को वापस राजस्थान में शामिल किया गया था, सिरोही का था ये, इसी ने आंदोलन किए थे। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर का था। जब शंकर देवराय समिति का गठन हुआ था उस समय मत्स्य संघ को इस राजस्थान में शामिल करने में अहम योगदान था इसका। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे, भोगीलाल पांडे, इसको वागड़ का गांधी कहते हैं। चिड़वा का गांधी मास्टर प्यारेलाल। इसके बाद में देखो ये सीटी के अंदर पूछा है, अभी सीटी का पेपर लगा था अभी, उसके अंदर पूछा है। अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान सीमांत गांधी के नाम से उसको जानते हैं। इसको सीमांत गांधी कहा जाता है। आधुनिक गांधी अशोक गहलोत को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यक्ति है, इनको अलग अलग नाम से राजस्थान के अंदर जानते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते रहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये राजस्थान का जो एकीकरण है ये कंप्लीट है। इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे।